26 जनवरी। हमारी फर्स्ट न्यूज़, इंडिया इंडोनेशिया। अभी 2025 के रिपब्लिक डे परेड पे हमारे चीफ गेस्ट है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। 1950 में हमने हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया था। तब चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकार्नो। हम कमिटेड है इंडिया एंड इंडोनेशिया अपहोल्डिंग पीस, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन साउथ ईस्ट आसियान रीजन में। इंडोनेशिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्टनर है आसियान में, साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडोनेशिया फार्मर डच कॉलोनी थी। साथ ही इंडिया ने सपोर्ट किया था रेसिस्टिंग अगेंस्ट डच अटेम्प्ट एट रिकॉलोनाइजिंग आफ्टर एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इंडोनेशिया को कैप्चर कर लिया था जापान ने। जब जापान की हार हो गई तो फिर से ये कॉलोनी डच ने अपने पास ले ली। उसी फ्रीडम मूवमेंट में इंडिया ने सपोर्ट किया था इंडोनेशिया को। इसी पे इस बार GS1 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। डच कॉलोनिज्म इन इंडोनेशिया एंड डीकॉलोनाइजेशन, साथ ही वहाँ पे इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था उस डीकॉलोनाइजेशन पीरियड में। इंडोनेशिया ने ज्वाइन किए ब्रिक्स ग्रुपिंग को। हमने अभी एक MOU बनाया है जिसपे कुछ डिफरेंट सेक्टर को कवर किया है, जैसे हेल्थ, कल्चर, ट्रेडिशनल मेडिसिन, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हम सपोर्ट करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, साथ ही सप्लाई चेन में, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड डी रेडिकलेशन। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगला पॉइंट आता है कल्चर से, जहाँ पे बात करेंगे बाली जत्रा की। बाली एक द्वीप है जो आता है इंडोनेशिया में। बाली जत्रा ये ओडिशा का एक फेस्टिवल है। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है जो मार्क करता है एनिशियंट मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये उसकी पिक्चर है। हमारी सेकंड न्यूज़ बात करता है डब्बा ट्रेडिंग की, जिसको चलाते हैं अनरजिस्टर्ड एंटिटीज़। ये हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में है। ये आपको लुभावन देते हैं कि आप बना दीजिए अपना इंस्टीट्यूशनल अकाउंट, हम आपको ज़्यादा रिटर्न दे देंगे, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन इंडिया में ये इलीगल है। अगर आपको यहाँ से लॉस हो जाता है डब्बा ट्रेडिंग में, तो उसका कोई भी गारंटेड रिटर्न आपको नहीं मिलेगा सिक्योरिटीज मार्केट में। ये प्रोहिबिटेड है बाय लॉ से। एंड अगर आपने ऐसे स्कीम में कभी इन्वेस्टमेंट की है तो आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा फ्रॉम एक्सचेंज से, मतलब NSE से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। डब्बा ट्रेडिंग। अब चलते आगे। अब चलेंगे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से कुछ कीवर्ड कवर होते हैं। फर्स्ट आता है सेला टनल, जिसको बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। ये कनेक्ट करता है तेजपुर को जो आसाम में, साथ ही तवांग को जो अरुणाचल प्रदेश में। अगला कीवर्ड मिलता है डोनी पोलो एयरपोर्ट, जो आता है ईटानगर में। इसको हमने बनाया है लास्ट 2 साल पहले 2022 में। थर्ड कीवर्ड आता है कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो लोकेटेड है कामेंग रिवर पे। कामेंग रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। अभी हमने जो न्यूज़ देखी उसे पे प्री के 2024 में एक क्वेश्चन आया था। कंसिडर करना है फॉलोइंग एयरपोर्ट को। डोनी पोलो एयरपोर्ट जो हमने अभी देखा, ये आता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको हमने 2 साल पहले बनाया था। सेकंड आता है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थर्ड आता है विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इन्होंने पूछा है कौन से एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में बनाया है। हमने अभी देखा डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये तो डेफिनेटली सही है। इस हिसाब से हम बी स्टेटमेंट ऑप्शन हटा देंगे। अब ये कुशीनगर एंड विजयवाड़ा
इसमें से कौन से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है या नहीं है, यह आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये न्यूज़ अभी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बजट आएगा तब ये पॉइंट फिर से वहाँ रिपीट होंगे। हमने अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, यूनियन गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम शुरू की है, न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को एश्योर बेनिफिट मिलेगा। जो ऑप्शन होता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर में, ये ऑप्शन यहाँ पे कवर होता है, जो अप्रैल 1, 2025 से शुरू होगा। हमने 2004 में एनपीएस शुरू किया था, लेकिन उसमें कहीं भी एश्योर पेंशन की बात नहीं थी। जो ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉय सर्विसेज को साथ ही आफ्टर जनवरी 1, 2004 से, तो यूपीएस में हमने रिस्टोर किया है एश्योरेंस ऑफ 50% सैलरी एज अ पेंशन विथ अ पीरियडिक, उसमें आपका डियरनेस रिलीफ भी बढ़ जाएगा। ये न्यूज़ बात करता है नैनो यूरिया की। ये होता क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, निगेटिव पॉइंट्स क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यूरिया होता है सॉलिडिफाइड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। इंडिया को चाहिए 350 लाख टन्स एनुअली, उसमें से 40 लाख को हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में यूरिया को सब्सिडी बड़ी दी जाती है, 45 kg बैग पर, जो कॉस्ट आती है 3000 की, लेकिन फार्मर को हम देते सब्सिडी में ओनली 242 रुपीज़ में। तो इस वजह से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है यूरिया सब्सिडी पे ₹1.3 लाख करोड़। ये GS3 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंट सब्सिडी पे, उसके पॉजिटिव पॉइंट, निगेटिव पॉइंट्स। तो सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है नैनो यूरिया। इसको बनाया है इफ्को ने, IFFCO ने। इनका कहना है आप स्प्रे कीजिए 500 मिलियन सॉल्यूशन को, जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है 52 kg ऑफ नाइट्रोजन को एज अ कमर्शियल यूरिया में। मतलब 52 kg यूज़ करने की जगह हम नैनो यूरिया में ओनली 500 मिलियन सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। नैनो यूरिया क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है नैनो को नैनो पार्टिकल्स में, यूरिया को। हमारा जो कन्वेंशनल यूरिया का एप्लीकेशन आता है, हम उसको रूट में लगा देते हैं, लेकिन नैनो यूरिया को आपको स्प्रे करना है ल्यूज पे। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है। तो इसी में एक स्टडी आई है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। उन्होंने कहा है अगर आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे नैनो यूरिया को, तो हो सकता है आपकी जो पैडी की एंड वीट की जो फसल है वो उसकी ईल्ड कम हो जाए। पैडी एंड वीट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के 70% एनुअल फूड ग्रेन आउटपुट में। ये इफ्को है, इन्होंने बनाया है नैनो यूरिया, जो इनपुट कॉस्ट कम करेगा। मतलब हम 40 लाख टन इंपोर्ट करते हैं तो हमारा ज़्यादा फॉरेक्स उस पर खर्च होता है। इनका कहना है हम उसको बचाएंगे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इम्प्रूव करेगा न्यूट्रिशनल वैल्यू को, फार्मर की इनकम बढ़ जाएंगी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएंगी, साथ ही चीपर ध्यान कन्वेंशनल यूरिया। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है गुइलियन बेयर सिंड्रोम, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो अटैक करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम के अपने नर्व पे। यह है नर्व्स। इसके सिम्टम आते हैं नमनेस ऑफ लिम्ब में, साथ ही डायरिया हो जाता है। ये बैक्टीरिया से भी होता है और वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है। इस वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये न्यूज़ बात करता है टिपिंग पॉइंट पे। टिपिंग पॉइंट, अगर एक बार अर्थ का क्लाइमेट उस जगह पे पहुंच गया तो वहाँ से वापसी कभी नहीं होगी, या वापसी आना बहुत मुश्किल है। टिपिंग पॉइंट एक थ्रेशोल्ड है अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में। अगर एक बार उसने क्रॉस कर लिया तो उसके सिग्निफिकेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस हमारे सिस्टम पे, अर्थ पे, ह्यूमन पे हो सकते हैं। न्यूज़ बात करता है
आर्टिक लेक्स की, जिन्होंने अब वो जो टिपिंग पॉइंट है उसको क्रॉस कर लिया है। एग्जाम्पल आए वेस्ट ग्रीनलैंड का, जो अभी ब्राउन हो रहा है, इमिट कर रहा है कार्बन, जितना कार्बन स्टोर कर रखा था वो अभी कार्बन इमिट कर रहा है। साथ ही डिक्रीज हो रही है वाटर क्वालिटी, जो लेके उसके फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अल्टर हो रहे हैं। इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जो कॉज कर रहा है इकोलॉजिकल चेंजेस को। यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS3 में मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है टिपिंग पॉइंट पे। यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन सकता है। हमने अभी रिवाइज की है ओबेसिटी पैरामीटर, अपना मोटापा। रिवाइज ओबेसिटी पैरामीटर, इसके 2 स्टेजेस आते हैं। एक आता है इनोकोस ओबेसिटी, जहाँ पे आपके बॉडी में फैट बढ़ जाता है विदाउट ऑर्गन एंड मेटाबॉलिक फंक्शन से, डिसफंक्शन से। मतलब फैट तो बढ़ रहा है लेकिन आपके बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। सेकंड आता है ओबेसिटी विथ कॉन्सिक्वेंसेस, आप मोटे हो रहे हो लेकिन उसके परिणाम भी आपको अब दिखाई देंगे। इम्पैक्ट करता है फिजिकल फंक्शन पे, जिस वजह से हो सकता है डिसीजेस, ओबेसिटी रिलेटेड डिसीजेस। ये जो फ्रेमवर्क है रिवाइज वाला, ये फोकस देता है ऑब्डोमिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारी बॉडी में। हमारे भारतीय इंडियंस ये टिपिकली हायर बॉडी फैट है उनमें दैन वेस्टर्न पॉपुलेशन में। हमें डेवलप हो जाता है डायबिटीज़ एट लोअर BMI लेवल पे। बॉडी मास इंडेक्स कम भी रहा तब भी हमें डायबिटीज़ हो जाता है। यहाँ से प्रीक्लाइन बन सकती है। तो हमने जो न्यू गाइडेंस लाई है ओबेसिटी के लिए, इन्होंने सेट किया है लोअर थ्रेशोल्ड फॉर BMI क्राइटेरिया में। अगर आप ओवरवेट हो तो इसका मतलब आप ज़्यादा हो 23 से 24.9 kg पर मीटर m स्क्वायर पे। ओबेसिटी है, इसका मतलब ज़्यादा है आपका वेट 25 kg पर m स्क्वायर पे। ये हमारा स्टैंडर्ड है इंडिया में। वेस्टर्न स्टैंडर्ड कुछ अलग बात करता है। ओवरवेट हो तो आपको 25 kg से ज़्यादा होना चाहिए, ओबेसिटी में 30 kg से। हम चलेंगे एमन, उसकी कैपिटल आती है साना। एमन में एक रिबेल ग्रुप से जिसका नाम है होती। यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते सूडान। अल फाशर यहाँ का एक प्लेस है जो आता है सूडान में, जो स्टेट कैपिटल है नॉर्थ डार्फर की, नॉर्थ डार्फर रीजन की। सूडान में सिविल वार चल रहा है बिटवीन सूडान की आर्मी, साथ ही वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। यहाँ से प्री भी सीधा क्वेश्चन बन सकता है। आयर के लिए हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ हिंदू में जो न्यूज़ आती है उसी को पढ़ना है। यही से हर साल मतलब 2024-23 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं बस न्यूज़ में से। तो इसी पे 2014 में एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पे कुछ रीजन के नाम है, यहाँ पे कंट्री के नाम है। हमें करेक्टली मैच देखना है। चेचन्या जो रशियन फेडरेशन में, डार्फर जो माली में है, एंड स्वेट वैली जो इराक में है। हमने अभी देखा जो डार्फर है ये आता है सूडान में। इस हिसाब से हम हमारा स्टेटमेंट 2 हटा देंगे तो हमारा ऑप्शन B एंड D हट जाता है। अभी ऑप्शन 1 एंड C बचा है। दोनों भी ऑप्शन में एक कॉमन है, तो इसका मतलब चेचन्या रशियन फेडरेशन में है। ये बात बिल्कुल सही है। अब हमें ढूंढना है स्वेट वैली कहाँ पे है, क्या वो इराक में है या इराक में नहीं है। आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, स्वेट वैली कहाँ पे है। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।